लेकिन गमज़दा जवान नहीं मान रहे हैं। मंगलवार को पुंछ के मेंढर में पाकिस्तान के बलूच रेजिमेंट के सैनिकों ने घात लगाकर हमला कर 13 राजपूताना राइफल्स के 2 जवानों लांस नायक हेमराज और लांस नायक सुधाकर की गला रेत कर हत्या कर दी थी। पाक सैनिक एक जवान का सिर भी अपने साथ ले गए थे। इस घटना के बाद से यूनिट के साथी जवान काफी आक्रोश में हैं। भारतीय जवान साथियों की मौत से ज्यादा उनके साथ बरती गई दरिंदगी से गुस्से में हैं। जैसे ही हेमराज और सुधाकर की बेरहमी से हत्या की खबर मिली, 13 राजपूताना राइफल्स की पूरी टुकड़ी ने ही खाना पीना छोड़ दिया। 13 राजपूताना राइफल्स के जवान अपने साथियों के साथ बरती गई दरिंदगी से इस कदर आहत और मर्माहत हैं कि वह इस मामले में कठोर कार्रवाई और बदला चाहते हैं। हालांकि कमांडिंग ऑफिसर उनको मनाने में लगे हैं। सूत्रों का तो यहाँ तक भी कहना है कि जवानों में इस बात को लेकर भी काफी आक्रोश है कि हर बार पाकिस्तान द्वारा भारतीय सेना के जवानों से दरिंदगी की जाती है, लेकिन भारत का राजनीतिक नेतृत्व इस मामले में कठोर कदम उठाने में नाकाम साबित होता है। देर आए दुरुस्त आए। आखिरकार शहीद की अंत्येष्टि में किसी के भी न पहुंचने पर भारी किरकिरी का सामना करने वाली सपा सरकार के मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव शहीद हेमराज के घर पहुंचे और उनके परिवार के साथ कुछ समय गुजारा। इस बीच अगर बात शहीद की अंत्येष्टि के दौरान उत्पन्न हुई अव्यवस्थाओं और मंत्री महोदय के कार्यक्रम में बनाई गई व्यवस्थाओं के अंतर की बात करें तो कहीं न कहीं शहीद के परिजनों का भी ये मानना था कि अगर अंत्येष्टि में सरकार का कोई नुमाइंदा आ जाता तो संभवतः जिला प्रशासन शहादत के नाम पर न सही लेकिन उनके आगमन के नाम पर कुछ व्यवस्थाएं अवश्य कर देता। अब तक जबकि शहीद का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका है, उसके बाद भी शहीद की मां और उसकी पत्नी उसके शीश की मांग कर रही हैं। पाकिस्तानी सेना के जवानों द्वारा भारतीय सेना के जवानों के साथ किए गए कृत्य से गुस्साए भाजपाइयों ने आज नैनीताल में पाकिस्तान का पुतला दहन किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी सेना के कृत्य को अमानवीय बताया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर भी अपना गुस्सा उतारा और केंद्र सरकार से मांग की कि सरकार इस मामले में अतिशीघ्र कार्रवाई करे और भारतीय सेना को बदला लेने के आदेश दे। भारतीय सीमा पर 2 जवानों की शहादत के बाद उसी रेजिमेंट के कई जवानों के खाना न खाने के मामले में समाजवादी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस मसले पर केंद्र की सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। साथ ही समाजवादी पार्टी का ये भी कहना है कि इस घटनाक्रम के बाद अभी तो सिर्फ जवानों ने भूख हड़ताल की है, कहीं ऐसा न हो कि पूरा देश ही सड़कों पर उतर आए। भारतीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सेना के 2 जवानों की हत्या के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि घटना से नाराज बड़ी संख्या में जवानों ने खाना खाने से इनकार कर दिया है और भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस मसले में समाजवादी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस घटना से पूरे देश में दुख की लहर है और ये घटना बेहद दुखद है। बहुत दुखद बातें या ऐसे मामलों में कभी किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे बसपा की सुप्रीमो हो या कोई भी हो। इसे ऐसी घटनाओं में राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं सवाल करता हूं, आज जो जवानों की डेड बॉडी आती है उनके घर तक, ये किसकी देन है? माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है। जब रक्षा मंत्री थे माननीय नेताजी ने ही ये भारत सरकार में बैठकर निर्देश किया था कि जो जवान हमारा बॉर्डर में या कहीं शहीद होता है तो उसकी डेड बॉडी को ससम्मान उसके घर तक पहुंचा जाए, नहीं तो कपड़े भी नहीं पहुंचते थे, डेड बॉडी का तो सवाल ही नहीं उठता था। वहीं बसपा प्रमुख मायावती के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा है कि शहीद हुए जवान के घर उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी मंत्री नहीं पहुंचा है, पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस संवेदनशील मसले पर मायावती को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव एक पहली सरीखा बन गया है। दरअसल दावेदारों की लंबी फेहरिस्त और पार्टी के अंतर्कलह के चलते हाईकमान को बार बार तारीख आगे खिसकानी पड़ रही है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भारी खींचतान हो रही है। तमाम दावेदारों के बीच बार बार चुनाव की तारीख आगे खिसकती जा रही है। कमोबेश आधा दर्जन बार प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की तारीख बदलने के बाद बिशन सिंह चुफाल का अब कहना है कि 15 जनवरी तक इस मामले का हल हो जाएगा। आपको बता दें कि अन्य दावेदारों के मुकाबले पूर्व मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और मोहन सिंह रावत गाँव वासी और वर्तमान महामंत्री धन सिंह रावत नए अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे हैं। हालांकि खुले तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने चहेतों का नाम आगे कर रखे हैं,
लेकिन इन दोनों नेताओं की इस पद पर काबिज होने की हसरतें किसी से छिपी नहीं है। जो भी हो, उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव बेहद पेचीदा और रोचक हो गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले का पटाक्षेप कैसे होता है। दिल्ली गैंगरेप के बाद सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो गई है। जी हां, पिछले दिनों बोगड़ा सरकार ने सभी कॉल सेंटरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों, हॉस्पिटलों व नर्सिंग होम्स के लिए नए कानून लागू करने के निर्देश दिए थे, जिसमें काम करने वाली महिलाओं को 6 बजे तक छुट्टी देने के निर्देश दिए गए थे। वहीं प्रतिष्ठानों में अगर महिलाओं से रात तक काम करवाया जा रहा है तो उन्हें घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान से जुड़े लोगों की होगी। ऐसे में सरकार की तरफ से जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर शाम 6 बजे तक किसी भी कीमत पर छुट्टी नहीं की गई तो उसके बाद कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सरकार ने इसको अनिवार्य बनाने के निर्देश दे दिए हैं। उनके अनुसार ऐसा नहीं किया गया तो व्यापारिक प्रतिष्ठानों के स्वामी हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकार ने कामगार महिलाओं का ब्यौरा भी श्रम आयुक्त से मांगा है। वहीं देहरादून केटीएम व एसएसपी को इन निर्देशों के कड़ाई से पालन के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं सीएम बहुगुणा के अनुसार व्यवस्था यह की जा रही है कि अगर 8 घंटे के भी कार्य दिवस हैं तो महिलाओं के लिए उन्हें 6 बजे तक पूरा कर लिया जाए। राजस्थान के उदयपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लड़कियों के फोन के इस्तेमाल करने के साथ साथ शादी विवाह में नाचने और गाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय की एक पंचायत ने लड़के लड़कियों के परिवार की मर्जी के खिलाफ और दूसरे समुदाय में शादी करने पर भी प्रतिबंध लगाया है। ये फैसला उदयपुर जिले के सलूम्बर में अंजुमन मुस्लिम पंचायत ने लिया है। पंचायत का आदेश न मानने वाली लड़कियों पर दंडात्मक कार्रवाई का भी नियम बनाया गया है, जिसमें अपनी मर्जी से शादी करने वाले जोड़े को 51,000 रूपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। पाकिस्तान की घिनौनी हरकत को लेकर जहां पूरे देश में तनाव चल रहा है, वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में भी इसका खासा असर दिखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें अल्मोड़े की, तो अल्मोड़े में आज भाजपा द्वारा पाकिस्तान का पुतला फूंका गया, जिसमें केंद्र सरकार की घोर निंदा करते हुए उन सबों को वापस मांगने की मांग की गई। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड अधिकतर सैनिक बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर तनाव बढ़ता जा रहा है। सर्वविदित है कि हमारे भारतीय सैनिकों के साथ जो पाकिस्तान के लोगों ने क्रूरतापूर्ण उनकी हत्या की है और उनकी गर्दन काट करके लोगों को दहलाने का काम, डर बिठाने का काम किया है, तो पाकिस्तान को हम सीधे चुनौती देते हैं। 21वीं सदी की महिलाएं जहां चांद पर कदम रख रही हैं और साइंस के इस युग में पुरुषों को मात देती नजर आ रही हैं, वहीं तरक्की की बुनियाद कंप्यूटर पे भी अपने हुनर और जौहर का प्रदर्शन कर रही हैं। मगर दारुल उलूम देवबंद के एक फतवे में शादी के लिए नेट पर लड़की का फोटो डालना भी नाजायज करार दिया गया है। दारुल उलूम देवबंद से ऑनलाइन पूछे गए सवाल के जवाब में मुफ्ती इकराम ने कहा है कि शादी के लिए लड़की का फोटो नेट पर डालना नाजायज है, क्योंकि उस फोटो का बेजा इस्तेमाल हो सकता है और लड़की की नुमाइश भी होती है। मुफ्ती साहब का साफ कहना है कि फेसबुक और ऑरकुट जैसी साइट्स पर अपनी नुमाइश करना नाजायज है। हाँ, अगर लड़के वाले दूर के किसी मुल्क में रह रहे हो और वहाँ नेट से फोटो भेजकर रिश्ता तय किया जा रहा हो तो इसकी गुंजाइश बनती है। आज के कंप्यूटर माहौल में जहां शादी.com जैसी साइट्स के जरिए हजारों रिश्ते शादी में तब्दील हो रहे हों और कंप्यूटर की तालीम दुनियावी माहौल और बेहतर शिक्षा के लिए जरूरी बन गई हो, तब दारुल उलूम कैसे फरमान चौंकाते जरूर हैं। वहीं मुस्लिम लड़कियों के लिए क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी, ये भी एक बड़ा सवाल है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण की संयुक्त बैठक नोएडा सेक्टर 6 स्थित कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान कई अहम फैसले मंजूर किए गए। इस बैठक में सीईओ रमा रमन, संजीव सरन मौजूद थे। बैठक के बाद नोएडा के सीईओ संजीव सरन व ग्रेटर नोएडा के सीईओ रमा रमन ने बताया कि जल्दी ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो दौड़ेगी। साथ ही सिटी सेंटर से सेक्टर 62 तक मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्राधिकरण 241 बसों को खरीदेगी। इसके लिए नोएडा सेक्टर 82 में एक बस अड्डा भी बनाया जाएगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अग्नि सुरक्षा के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदा जाएगा। यह उपकरण अति आधुनिक उपकरण होगा। फिलहाल इस तरह का उपकरण केवल मुंबई में है। नोएडा ऐसा दूसरा शहर होगा।
नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर हाईवे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। नोएडा के सेक्टर 6 स्थित कार्यालय में बैठक कर कई परियोजनाओं को हरी झंडी तो दे दी गई, लेकिन अब देखना यह है कि नोएडा वासियों के इन परियोजनाओं का लाभ कब तक मिलेगा। 14 जनवरी को गैरसैंण में विधानसभा भवन के शिलान्यास की तैयारियां जोरों पर हैं। जिला प्रशासन तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में विधानसभा भवन के शिलान्यास को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ शिलान्यास की तैयारियों को लेकर कुछ लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, वहीं गैरसैंण राजधानी का मुद्दा अभी भी जन भावनाओं में देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहाड़ के विकास के लिए गैरसैंण में राजधानी जरूरी थी, लेकिन अगर सरकार ने विधानसभा का निर्णय लिया है तो ये तभी सफल होगा जब गैरसैंण में पूरा सत्र चलेगा, न कि पहाड़ वासियों को कैबिनेट भवन का झुंझुना दिखाकर गैरसैंण राजधानी का मुद्दा ही समाप्त हो जाए। हमारी तरफ से जो हमारा वीवीआईपीज़ आएंगे उनके लिए हेलीपैड तैयारी है और शिलान्यास कहाँ होगी उसका स्टेज और उसके बारे में है, बैठने की व्यवस्था है। डीआईजी नवनीत सिंह सिंह ठाकुर के दौरे रहते थे। इस मौके पर आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम में उन्होंने महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ शुरू की गई 1090 हेल्पलाइन के बाबत जानकारी दी कि यह कैसे काम करती है। योजना तो बेहतर है, लेकिन सही मायने में यह तभी कामयाब मानी जाएगी जब ग्रामीण अंचलों में रहने वाली महिलाएं व लड़कियां भी इस नंबर का उपयोग करके अपनी शिकायतें दर्ज कराएंगी। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अपनी बात हम अधिक से अधिक छात्र छात्राओं या समाज के अधिक से अधिक वर्ग तक पहुंचा दें। लड़कों को ये बता दें कि यदि उनके अगेंस्ट 1090 पर कॉल अगर हुई तो उनका करियर चौपट हो सकता है। 1000 से ज्यादा महिलाओं की हम लोग इफेक्टिव हेल्प करके उनसे फीडबैक ले चुके हैं। इलाहाबाद के संगम तट पर लगे आस्था के महाकुंभ में उदासीन बड़े पंचायती के अखाड़े के साधु संतों ने शाही अंदाज में अपनी छावनी में प्रवेश कर लिया है। इस पेशवाई में मुख्य आकर्षण का केंद्र है योग गुरु बाबा रामदेव। बड़े पंचायती अखाड़े की पेशवाई में यूं तो दर्जनों हाथी, घोड़े, ऊंट, बैंड पार्टियां, डांडिया करते कलाकारों और भक्ति धुनों पर मगन होकर झूमते नाचते साधु संतों के साथ ही 50 से ज्यादा महामंडलेश्वर भी शामिल थे। लेकिन इस पेशवाई में सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र रहे योग गुरु बाबा रामदेव। तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी इस पेशवाई में शामिल साधु संतों का रास्ते भर लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। इलाहाबाद के संगम की रेती पर लगे कुंभ मेले में सन्यासियों के 7 अखाड़ों के बाद अब उदासीन संप्रदाय के बड़े पंचायती अखाड़े ने भी अपनी छावनी में प्रवेश कर लिया है। इस अखाड़े की भव्य आकर्षण पेशवाई देखने के लिए सड़क किनारे हजारों लोग जमा थे। टिहरी जिले के चंबा के पास ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस दुर्घटना में 23 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें 8 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। यहाँ उत्तरकाशी जा रही बस अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बस में सवार करीब 35 लोगों में से 23 लोग घायल हुए हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों के लिए राहत कार्य करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। चंबा से थोड़ी दूर जो है, जरा सा दूर जो है चल करके ये पाला पड़ा हुआ था। पाला पड़ने की वजह से ब्रेक लगाया, लेकिन ब्रेक नहीं लग पाया वो, और ब्रेक लगने से नालक से गाड़ी जो फेल हो, ब्रेक का फेल हो गया और गाड़ी नीचे खड्ड में चली गई। तो 21-22 लोग जो घायल ज्यादा हैं, 35 सवार थे पूरे यात्री। दाल व्यापारी विवेक बंसल की हत्या की वजह बनी उसकी अय्यासी। विवेक बंसल का पहले तो हत्यारोपी दिलीप वर्मा की पत्नी से संबंध बने और उसके बाद उसकी बेटी पर नीयत डोल गई। यह बात जब आरोपी दिलीप वर्मा को पता लगी तो नागवार गुजरी और उसकी विवेक बंसल की अपने सहियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी महज 4 घंटे में सुलझा दी और आरोपी दिलीप वर्मा और उसके 3 सहयोगी और पत्नी और पुत्री को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल विवेक बंसल के थाना MM गेट क्षेत्र की रहने वाली दिलीप वर्मा की पत्नी से 1 वर्ष से अवैध संबंध थे। जब व्यापारी विवेक का मन दिलीप की पत्नी से भर गया तो उसकी निगाह उसकी जवान बेटी पर पड़ने लगी। विवेक आए दिन उनकी लड़की को परेशान करने लगा। बस यही बात दिलीप और उसकी पत्नी को नागवार गुजरी और फिर दोनों ने विवेक को फोन पर घर बुलाया और उसके बाद दिलीप ने अपने 2 रिश्तेदारों के साथ मिलकर विवेक बंसल की हत्या कर दी और लाश को एक बक्से में बंद कर सुनसान सड़क पर फेंक दिया।
वाराणसी के लक्सा थाना क्षेत्र में एक लॉज में 2 साधुओं की मौत हो गई। यहाँ पे 7 जनवरी से आकर दोनों साधु रुके हुए थे। उनके पास से 5-10 नाम जूना भैरवी अखाड़ा हरिद्वार का परिचय पत्र मिला, जो कुंभ मेला